मतलब पहली बार देखा कि हमने कंपटीशन कितना तगड़ा है। आपका सिलेक्शन नहीं होगा कभी अगर आप मॉक्स नहीं दे रहे हैं तो मॉक इज द की। मैं गारंटी देता हूँ अगर आपने ये टिप्स फॉलो कर ली ना तो विद इन 1 ईयर आपके एग्जाम निकलना आपके शुरू हो जाए। क्योंकि अगर अपन उस क्वेश्चन पे रुक गए ना तो अपना सिलेक्शन वहीं रुक जाता है जी। इसलिए हम लोग उस क्वेश्चन को गति अवरोधक बोलते थे। मैं जब भी एग्जाम के लिए तैयारी करता था तो मेरा फोकस मेनली सब्जेक्ट पे रहता था। और दूसरी बात, मॉक हमेशा लगाइए, चाहे आपका एग्जाम है नहीं है। 70% क्वेश्चन सब पे बन जाते हैं एग्जाम में, बट सिलेक्शन वो 30% से होता है। मेरी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी ऐसी थी कि मैं मैथ्स करूँ तो मुझे मैथ्स में बेस्ट बनना है। एमपी कांस्टेबल फेल हुए और उस टाइम पे बहुत दुख हुआ था, मगर एक बात होती है ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। नमस्कार दोस्तों, ये है हमारी दूसरी वीडियो। तो हम पटवारी जी से जानेंगे कि इन्होंने कैसे 3 गवर्नमेंट एग्ज़ाम निकाले हैं, कैसी क्या स्ट्रेटजी फॉलो करी है। तो गौरव भाई दोबारा स्वागत है आपका। धन्यवाद हृदय भाई। तो बताइए, आपने पहली जॉब जो आपने अपेक्स बैंक की निकाली थी जी, उससे पहले क्या कैसी तैयारी करी थी? तो मैं ऋतिक भाई आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि मैं अभी वर्तमान में मैंने जो तीनों जॉब की वो एमपी गवर्नमेंट की थी। मगर मैंने कभी एमपी गवर्नमेंट एग्जाम कभी तैयारी नहीं की। मैं एसएससी का स्टूडेंट रहा। और आप बोल रहे हैं कि प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, तो मैं बताना चाहूँगा कि मैं कभी किसी एग्जाम को देख के मैंने प्रिपरेशन करी नहीं। मैं जब भी एग्जाम के लिए तैयारी करता था तो मेरा फोकस मेनली सब्जेक्ट पे रहता था। तो आपको ये बताता रहता था कि कभी किसी एग्जाम की तैयारी मत करिए, आप सब्जेक्ट को उतना स्ट्रॉन्ग बनाइए कि किसी भी एग्जाम में वो सब्जेक्ट आए तो आप उसमें। आपको बता दें कि स्टार्टिंग में हमारी गौरव भाई से मुलाकात हुई थी 2023 के समय जी, जब हम लोग कांस्टेबल का मतलब कि एग्ज़ाम निकल गया था और फिजिकल की तैयारी करने गए थे, तो ग्राउंड पे ही पहली बार मुलाकात हुई थी, जबकि हम लोग एक ही सिटी में रहते हैं। एक ही सिटी में एक ही लोकेलिटी है हम लोगों की। और फिर हम लोगों ने साथ में मिलके मॉक्स वगैरह भी लगाए, फिजिकल की तैयारी भी करी, और तभी इन्होंने टिप्स दी थी कि आप एग्ज़ाम विशेष को टारगेट मत कीजिए, जो कि मेरे लिए बहुत अच्छा रहा, अच्छा साबित हुआ कि उसके बाद मुझे भी बहुत फ़ायदा मिला। तो हाँ, बताइए कि कैसे सब्जेक्ट, आपने कौन कौन से सब्जेक्ट की तैयारी कहाँ से करी जी, और सब्जेक्ट कवर कैसे करा? जैसे मैंने आपको बताया मैं एसएससी का स्टूडेंट था, तो मैथ्स मैंने राकेश यादव सर से पढ़ी। और प्रिपरेशन मैंने किरण बुक आती है, किरण पब्लिकेशन की, वो मैंने लगाई। तो एमपी एग्जाम की जो मैथ्स रहती है एसएससी कंपैरेटिव थोड़ी इजी होती है, तो उससे मेरे सभी एग्जाम की मैथ्स एग्जाम क्लियर हो जाते थे। रीजनिंग भी मैंने एसएससी की तो उससे भी मेरे मोस्टली एग्जाम। टीचर विशेष जिससे आपने करी? मैंने मॉक से की है, मोस्टली टीचर फॉलो नहीं किया, मॉक लगाता रहता था और उसको करता रहता था, प्रैक्टिस करता रहता था। अगर आप टीचर ना बताना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं। नहीं ऋतिक भाई, क्या है कि यूट्यूब से मैं किसी एक टीचर को फॉलो नहीं किया रीजनिंग के लिए। जैसे कोई भी सब्जेक्ट है तो मैं रैंडम वीडियोस देख लेता था। और रीजनिंग मैथ्स मेरी अच्छी थी तो रीजनिंग में दिक्कत आती नहीं थी रीजनिंग में। और मॉक्स वगैरह देता था तो मेरी एक आदत थी कि मैं मॉक्स जब देता था तो मॉक टेस्ट लगाने के बाद जैसे रीजनिंग के 25 क्वेश्चन है तो मैं उन्हीं क्वेश्चन को बार बार रिपीट करता था, देखता था मैं कौन से क्वेश्चन में गलती कर रहा हूँ। और जैसे 25 क्वेश्चन में अगर मैं 2 क्वेश्चन गलत कर रहा हूँ तो कौन से क्वेश्चन है, किस टाइप क्वेश्चन है, उस टॉपिक को। तो इस टाइप से मेरी रीजनिंग बहुत अच्छी होती गई। और उसके बाद जीके, साइंस। जीके मैंने लूसेंट है, आपने बताया पहले वीडियो में बताया कि सबसे अच्छी बुक लूसेंट है। अब लूसेंट आपने पढ़ ली तो आपको जीके कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बाकी प्रैक्टिस के लिए आप से आप करना चाहें, किसी बहुत सारे टीचर्स हैं ऑनलाइन। बहुत सारे टीचर्स हैं, मॉक्स लगा सकते हैं आप, मॉक से कर सकते हैं। और साइंस भी लूसेंट है। अच्छा जी, तो आपने पहले मेनली सबसे पहले सब्जेक्ट कवर करा, उसके बाद एग्जाम पे टारगेट करा कि मॉक्स लगाए? जी ऋतिक भाई, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं हर एग्जाम के फॉर्म डालता था। मैं किसी भी एग्जाम का सिलेबस नहीं देखता था। मेरा मेनली फोकस मेरे सब्जेक्ट पर रहता था। मेरी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी ऐसी थी कि मैं मैथ्स कर रहा हूँ तो मुझे मैथ्स में बेस्ट बनना है, बस इंग्लिश में बेस्ट बनना है, रीजनिंग में बेस्ट बनना है, और मैं कोई भी एग्जाम देने चला जाता था। नहीं, ये बात तो हमने गौरव भाई से सीखी। गौरव भाई से हमने मेनली 2 बात बहुत, मतलब उस समय जो सीखी थी बहुत काम आई कि कोई भी एग्ज़ाम निकले आप फॉर्म डाल लो, भले आप उसकी तैयारी करो मत करो, क्योंकि आपका सिलेबस कंप्लीट है, उसके मॉक्स लगा लो। और दूसरी बात, मॉक हमेशा लगाइए, चाहे आपका एग्ज़ाम है नहीं है, और हफ्ते में कम से कम 2 या 3 मॉक तो लगाने ही हैं। जी ऋतिक भाई, जब आपका सिलेबस 50 से 60% आपका कंप्लीट हो जाए तो आप मॉक देना शुरू कर दीजिए। हमारा ये था कि हम लोग कंपटीशन करते थे उस समय की मॉक लगाए किसका स्कोर ज़्यादा आ रहा है। और इससे आपकी जो हेल्दी कंपटीशन होता है
उसमें फ़ायदा मिलता है। जी। तो आप मॉक्स का थोड़ा सा बताएं कि क्या इम्पोर्टेंस है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, मैंने खुद देखा है कि मॉक देने में डरते हैं क्योंकि उनका स्कोर बहुत कम आता है। नहीं, आपको मॉक देने से बिल्कुल नहीं डरना है कि आपका जो गेम चेंजर होगा ना वो मॉक टेस्ट ही होंगे, क्योंकि जब आप एग्जाम में बैठेंगे ना तो आपको जो आपने पढ़ाई की है वो अलग चीज़ है, बट उस टाइम का जो आप प्रेशर हैंडल कैसे करते हैं वो चीज़ बहुत अलग होती है। कभी कभी हम एग्जाम में बैठते हैं, जो चीज़ हम पे बनती है वो भी हम नहीं कर पाते हैं क्योंकि सिली मिस्टेक्स हो जाती है, और ये सबसे ही होती है। और उसका मेन मतलब कि अगर उसका इम्प्रूवमेंट करना है तो उसका बेस्ट उपाय मॉक्स दीजिए। मॉक्स ही है, क्योंकि आप मॉक देते हैं ना तो आपको एग्जाम प्रेशर आप हैंडल करना सीख जाते हैं और टाइमिंग सीख जाते हैं। मैंने एक चीज़ देखी ऋतिक भाई कि कभी कभी एग्जाम में क्या होता है कि जो एग्जाम बनाते हैं, मे भी मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट मैंने जो चीज़ नोटिस की है, मैंने 10-15 एग्जाम दे दिए, मतलब सिलेक्शन तो मेरा अभी 3 में 3 एग्जाम हुआ है, बट मैंने 8 से ज़्यादा एग्जाम क्लियर कर चुके हैं। फाइनल स्टेज पे नहीं पहुंचा हूँ, बट फाइनली 3 में आए हैं, लेकिन बाकी इससे ज़्यादा बहुत सारे एग्जाम। एफकैट मैंने 2 एफकैट के एग्जाम क्लियर कर चुके हैं, एसएससी जीडी 2 बार क्लियर कर चुके हैं, एमपी पुलिस भी 2 बार क्लियर कर चुके हैं। एमपी पुलिस और जीडी की तो बात ऐसी है कि हम लोगों का फिजिकल शुरू से ही डाउन रहा है। एग्जाम हम लोग क्लियर कर लेते थे, हमेशा तो क्लियर कर ही लेते थे। जी हाँ, मैंने एक चीज़ देखी है, जब मैं एग्जाम देने जाता था मैंने एक चीज़ नोटिस की है, एग्जामिनर जानबूझ के आपको एक क्वेश्चन जरूर देगा बीच में जिसमें आपका टाइम वेस्ट होगा, फंसाने के लिए। और आप मॉक से एक चीज़ सीख जाएंगे, उस क्वेश्चन को छोड़ना कैसे है। आप वो क्वेश्चन को तुरंत छोड़िए और आखिरी में आके वो क्वेश्चन करोगे ना, आप पे वो क्वेश्चन बन जाएगा। और ना भी बना तो अपना जो टाइम वेस्ट हो रहा है जो अपन दूसरे क्वेश्चन में लगा रहे हैं तो वहाँ सेव हो जाता है। एक क्वेश्चन के चक्कर में आपके 4 क्वेश्चन जो इजी क्वेश्चन है वो छूट जाएंगे, तो आपको छोड़ना आना चाहिए। मॉक यही मदद करता है, आपकी स्ट्रेटजी कैसे क्या होनी चाहिए एग्जाम को टैली करने के लिए आप कैसे टैकल करते हैं। जी हाँ। और मॉक आपको स्पीड बढ़ती है आप मॉक से, और आपकी टाइमिंग इंप्रूव होती है। आप मॉक देते हैं तो आपकी टाइमिंग इंप्रूव होती है। और मैं से अपने कुछ लोगों का सवाल ये रहता है कि चलिए मॉक लगाना हमने शुरू कर दिया लेकिन उसका स्कोर नहीं बढ़ता है, तो स्कोर कैसे बढ़ाएं? स्कोर के लिए मैं आपको बताऊं, आपने सुना होगा प्रैक्टिस, आपने सुना होगा प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा जितना रगड़ा उतना तगड़ा। वैसे ये फिजिकली बात की जाती है लेकिन वो हर जगह अप्लाई होती है। और मैं जब मॉक देता था तो ऋतिक भाई मैं एक कॉपी बनाया था अपनी, उसमें क्या करता, मेरी भी कॉपी यहीं रखी हुई है। वो जो तो आपने बताया था ना कि एक कॉपी बनाई है एनालिसिस के लिए कि वो क्वेश्चन से एक जगह रखी है, तो मेरी भी कॉपी रखी हुई है, उसमें 70-80 या 100-150 मॉक्स का पूरा कंपाइल रखा हुआ है। क्या है कि ऋतिक भाई 70% क्वेश्चन सब पे बन जाते हैं एग्जाम में, बट सिलेक्शन वो 30% से होता है। वो 30% क्वेश्चन रहते हैं थोड़े हाई लेवल वाले। तो आप मॉक में क्या करिए, जब मॉक देते हैं तो जैसे आप मैथ्स के मान लो 25 क्वेश्चन लगा रहे हैं, 25 में से 20 तो बन जाते हैं, बट हर मॉक में 5 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं कि लेवल वाइज होते हैं। तो आप कॉपी बनाइए, उसमें वो 5 क्वेश्चन लिखिए कि भाई किस पैटर्न से आए। इसमें आप डेली ऐसे करते जाएंगे। मान लीजिए आपने 100 मॉक भी लगा लिए, 100 मॉक लगा तो आपके 500 क्वेश्चन बिल्कुल सॉलिड हो गए कि ये क्वेश्चन हाई लेवल के हैं। और 500 क्वेश्चन में एग्जाम में ऐसा नहीं है, आपके 2 या 3 क्वेश्चन जरूर फंसते ही हैं, मतलब 20 क्वेश्चन आप इजी आएंगे, मतलब एनालिसिस से आपका स्कोर बढ़ेगा। जैसे मैथ्स में 25 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो 20 क्वेश्चन आपके आ जाएंगे और 500 में से आपके 3 क्वेश्चन तो उस पैटर्न के फंसेंगे ही। तो आप इजीली 23 क्वेश्चन आप आराम से कर लेंगे। जो आप 20 पे सिमट रहे थे वो अब 23 में आ जाएंगे। वही गेम चेंजर है, एक नंबर से ही सिलेक्शन होता है। पॉइंट से भी रह जाते हैं, कई लोग हमारे हैं जो पॉइंट से रह जाते हैं। अपने गौरव भाई भी रहे हैं, एफकेट में भी नाम इनका 1-2 बार आया है, लेकिन एक आध बार शायद पॉइंट से एक नंबर से रह गया था मेरा। और चाहे वो 1 नंबर हो और 1 सेकंड हो, वो हर जगह मैटर करता है। 1 सेकंड तो आपसे अच्छा कोई नहीं जान सकता। एमपी पुलिस में आपके 2:40 टाइमिंग थी और 2:45 में अंदर हो रहे थे, बट जो होता है अच्छे के लिए होता है। मैं तो अभी अच्छी जगह पे हैं ही अपन कि पुलिस से तो बेहतर ही जगह पे हैं। हम लोग आपको बताना चाहेंगे कि कभी आप फेल हो तो आप कभी जीवन में निराश मत हो। मैं और ऋतिक भाई इसका बहुत बड़े एग्जाम्पल हैं। हम लोग बहुत से एग्जाम में फेल हुए, मतलब जैसे कि मतलब इनका जो पहला एग्जाम है वो अपेक्स बैंक वाला था और मेरा था CISF वाला। इसके पहले आपके कितने एग्जाम जो बिल्कुल पॉइंट से रह गए?
ऋतिक भाई, मैं आपको बताना चाहूँगा कि रिटर्न हमने साथ ही बहुत सारे निकाले हुए हैं। मतलब 4 बार फिजिकल में हम लोग फेल हुए। हाँ 2 बार SSC 2 बार SSC GD और 2 बार ये अपना MP कांस्टेबल में फेल हुए। और उस टाइम पे बहुत दुख हुआ था, मगर एक बात होती है ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। वो हम दोनों एग्जाम कहीं ना कहीं फायदा मिलता ही है उस चीज़ का। हम दोनों का MP कांस्टेबल नहीं हुआ, तो आज ऋतिक भाई फॉरेस्ट में आ गए। और मैं पटवारी बन गया। इसलिए कभी निराश नहीं होना है। और ऐसा नहीं है कि आप 10 एग्जाम में फेल हुए हैं तो कहीं ना कहीं आपके निकलेंगे। आप सही राह पे चलते रहे ना तो आज नहीं तो कल होगा ही होगा। उस समय हम लोग भी बहुत डिमोटिवेट होते थे कि दौड़ रहे हैं, साथ में दौड़ते 5 किलोमीटर बाद, अरे यार क्यों मेहनत कर रहे हैं यार इतना सारा। सोसाइटी प्रेशर भी बहुत रहता है। होता है नहीं, धीरे धीरे एज भी बढ़ती जाती है। सब आप लोग भी महसूस कर रहे होंगे। वो एक फेज रहता है कि सबको प्रेशर हैंडल करना ही पड़ता है। मगर मैं एक चीज़ बोलूँगा कि संघर्ष कुछ टाइम का है। जब इस आप फेज को झेल लेंगे ना, और जब आपकी जीत होगी, आपको सफलता मिलेगी, तो आपको लगेगा कि हाँ मेरी मेहनत वर्थ है। भले ही आपकी छोटी जॉब हो या बड़ी जॉब हो, आपको लगेगा कि नहीं यार हमने कुछ हासिल करा है। और ऋतिक भाई, आप छोटी जॉब या बड़ी जॉब बोल रहे हैं, आप बुरा मत मानिएगा, मगर आज के टाइम में जॉब होना ही बहुत बड़ी बात है। हाँ ये बात तो है कि एक जॉब के लिए 10-10 लाख लोग कंपटीशन में रहते हैं। बहुत कंपटीशन है। और आपको कभी संघर्ष देखना हो तो जिस दिन एग्जाम रहे आप रेलवे स्टेशन पे जाइए। हाँ अब वो दिन तो मैं भी नहीं भूल सकता कि एक इंसिडेंट था कि यूपी पुलिस कांस्टेबल के जब एग्ज़ाम हुए थे जी। आपको बता दूं, मैंने कोई भी एग्ज़ाम मतलब बहुत सारे एग्ज़ाम दिए हैं, इतना संघर्ष कभी नहीं करा। जब वो पहला एग्ज़ाम हुआ था और उसका शायद लीक हो गया था पेपर और कैंसिल हुए थे। हाँ। उस समय रेलवे स्टेशन पे ये कंडीशन थी कि मतलब कॉल तो ठीक ठाक है, कॉल नहीं जा रही, वो तो मैंने देखा था, लेकिन मैसेज भाई मैं अपने दोस्त को मैसेज कर रहा हूँ, आधा घंटे बाद उसको मैसेज डिलीवर हो रहा है, और जबकि एक ही स्टेशन पे हैं मिलने के लिए। तो उस समय लगा, और सारे के सारे स्टूडेंट 50 लाख स्टूडेंट 2 या 3 दिन में इतना, मतलब पहली बार देखा कि हमने कंपटीशन कितना तगड़ा है जी। और एक चीज़ बोलना चाहूँगा ऋतिक भाई, कि ये जो एस्पिरेंट है उन लोग के परिवार के लिए है कि जो लड़का तैयारी कर रहा है, आप उस पर इतना प्रेशर मत बनाइए आज के टाइम में। कि क्योंकि वो उसके अंदर ही अंदर बहुत सी चीज़ें झेलता है, बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है कि सिलेक्शन हुआ, वो अपने 100% दे रहा है तैयारी और वो आपको बता नहीं रहा है बहुत से, और नहीं बता सकता क्योंकि वो गैप रहता है कि अंडरस्टैंडिंग वो सब रहता है। वो अपने मिडिल क्लास परिवार में तो रहता ही है कि हम कभी बात नहीं कर सकते जो हमारे अंदर चीज़ें चल रही हैं। तो आप जितना हो सके उसको सपोर्ट करिए, क्यों नेगेटिव नहीं बोलिए, नेगेटिव बस मत बोलिए, क्योंकि उसके पास वैसे ही डिमोटिवेशन के बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, फिर भी वो उससे लड़ता है। आज का माल भी आप देख ही रहे हैं, स्टूडेंट घर से नहीं लड़ पाता है, बाहर तो वो लड़ लेगा, अगर आप घर पे ये सब माहौल रहेगा तो और ये मैंने देखा है कि सपोर्ट जो होता है ना, सपोर्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा काम करता है। आपके घर वालों ने भी आपको सपोर्ट करा है, मेरे घर वालों ने भी हमेशा से ही ये रहा है कि आप तैयारी करते रहिए, आज नहीं तो कल, इस वाले में नहीं तो अगले वाले में हो ही जाएगा। और तो आप लोग भी सपोर्ट कीजिए अपने बच्चों के लिए। और ऋतिक भाई, जो आपने बोला घर वालों ने किया है, और दूसरी चीज़ दोस्त भी बहुत मैटर करते हैं। जैसे आप फ्रेंड सर्कल, जैसे 23 में मैं जबलपुर में था, पहले तैयारी कर रहा था, 23 में आके हम मिले, ग्राउंड में मिले, और 23 के बाद जब तक मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ हम साथ में हम लोग दौड़ते रहे, डेली डिस्कस करना, तैयारी करना। तो आपका फ्रेंड सर्कल भी बहुत मायने करता है। आप जैसे लोगों के बीच में रहेंगे आप वैसे बनते जाएंगे। और ये तो शुरुआत से चलता आ रहा है कि संगत और रंगत एक जैसी रखनी चाहिए। जहां आपको जाना है तो वैसे ही आप माहौल में रहेंगे ना, तो वैसे ही ढल जाएंगे। और भगवान की कृपा से हमारी संगत बहुत अच्छी रही और बहुत खुशी होती है जब हम दोनों ने भाई का पहले नाम आया था तो मुझे लग रहा था कि यार मेरा भी जल्दी आ जाए, क्योंकि ये तो कंफर्म था कि आएगा ही। तो मुझे भी लग रहा था कि यार हो जाए, क्योंकि हम लोग साथ में जाते थे तो लोग बोलते थे कि भाई का हो गया है, वो बैंक में चला गया और उसने आबकारी में ज्वाइन कर ली, वो छोड़ दी। तो उसके बाद भी मुझे थोड़ा सा लगा कि यार भाई मेरा और जल्दी आ जाए, क्योंकि ये तय था कि मेरा भी आएगा। तो कुछ ही समय बाद मेरा भी आ गया था। तो एक लगता है हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। और ऋतिक भाई, बहुत खुशी होती है। और मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि आपकी एक सरकारी नौकरी से जो आसपास के 10 घर हैं या मोहल्ला है, वहाँ बहुत इम्पैक्ट पड़ता है।
हाँ, वहाँ की मोटिवेशन आजू बाजू के लोग भी आपसे मोटिवेट होते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं और एक एग्जाम्पल सेट करते हैं सोसाइटी में कि हाँ कि मेहनत से हर चीज़ पॉसिबल है। जरूरी नहीं कि आप बड़ी कोचिंग्स में पढ़ें तभी आपका सिलेक्शन होगा, अब घर में रह के भी आप एग्जाम नहीं। तो एक क्वेश्चन हमारा ये भी था कि आप ऑफलाइन ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि ऑनलाइन? तो ऋतिक भाई, मैं पर्सनली अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि अगर आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं विदाउट डिस्टर्बेंस, आप चाहें कि हाँ कि मैं सेल्फ स्टडी कर लूंगा, डेडिकेशन है तो आप ऑनलाइन करिए। उससे क्या आपका टाइम बचेगा, आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, आने जाने का टाइम बचेगा। और ऑफलाइन में थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन भी रहता है। बट ऑफलाइन का एक फायदा है कि आपको एक हेल्दी कंपटीशन मिलता है, माहौल मिल जाता है। जैसे आप जाएंगे, टेस्ट होंगे आपके, तो दोस्त भी बनेंगे आपके कुछ ऐसे जो आपको सपोर्ट भी करेंगे। तो दोनों के कुछ प्लस पॉइंट हैं, कुछ माइनस पॉइंट हैं, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप का नेचर कैसा है। आप अगर ऑफलाइन कर सकते हैं तो आप ऑफलाइन करिए, और आपको ऑनलाइन में अगर चाहते हैं कि आपका टाइम ज़्यादा बचे तो आप ऑनलाइन प्रेफर करिए। ऑनलाइन बहुत अच्छा है, आपका टाइम भी बचेगा और आप डिस्ट्रैक्ट भी बहुत कम होंगे। जी। और कुछ टिप्स देना चाहें आप अपने पर्सनल, जो आपने फॉलो करे हैं और ये बहुत ज़रूरी है अगर आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है? तो मेरे हिसाब से अगर आपको कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करना है तो आप कभी एग्ज़ाम को टारगेट मत कीजिए। मैं गारंटी देता हूँ अगर आपने ये टिप्स फॉलो कर ली ना तो विद इन 1 ईयर आपके एग्ज़ाम निकलना आपके शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले मैं अपना बता रहा हूँ, मैंने 2020 में मेरी प्रिपरेशन चालू की थी। मैंने पहला एग्जाम ही दिया था, मैंने वो एग्जाम रिटर्न क्वालिफाई कर लिया था, फर्स्ट टाइम में मैंने क्वालिफाई कर लिया था। वो टिप्स बताइए ना हमारे दर्शकों को। तो ऋतिक भाई, मेरी स्ट्रेटेजी थी कि मैं कोई एग्जाम टारगेट नहीं करता था। मेरे मन में मेरा एक माइंडसेट मैंने बना लिया था कि मैं कोई भी सब्जेक्ट करूं, वो अगर सब्जेक्ट किसी भी एग्जाम में आए मैं क्रैक कर लूंगा। जैसे मैं मैथ्स करता था, मैं बता रहा हूँ, तो मैथ्स में मेरा ये माइंडसेट रहता था कि मेरी मैथ्स सबसे बेस्ट होनी चाहिए, कि किसी भी एग्जाम में बैठ जाऊँ मैं निकाल लूँ। ऐसे मैं इंग्लिश करता था, मैं इंग्लिश में बेस्ट बनने की कोशिश करता था। तो आप सब्जेक्ट में बेस्ट बनने की कोशिश, सब्जेक्ट पे फोकस करें ना कि एग्जाम पे, क्योंकि बैंकिंग छोड़ के बस बैंकिंग का थोड़ा सिलेबस डिफरेंट होता है। मोस्टली गवर्नमेंट एग्जाम में सिलेबस सेम है, 90% सिलेबस 90% सेम है, बस थोड़ा सा क्वेश्चंस का पैटर्न चेंज हो जाता है, पैटर्न बस बदल जाता है। बाकी आप अगर सब्जेक्ट में बेस्ट हो जाएंगे, जैसे मैथ्स से अगर आप एसएससी के मैथ्स कर लेंगे तो आप जो दूसरे एग्जाम्स होते हैं कि स्टेट एग्जाम्स होते हैं उनकी मैथ्स आप इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं। सिमिलरली आप इंग्लिश कर लेंगे अगर एसएससी के, तो आप एमपी गवर्नमेंट या यूपी गवर्नमेंट किसी भी स्टेट एग्जाम में आप आराम से क्लियर कर लेंगे। इसलिए आप सब्जेक्ट पे फोकस करिए रेदर देन एग्जाम पे। जी। और नेक्स्ट टिप दूसरी चीज़ अपना वही है, माहौल अच्छा बनाइए, फ्रेंड सर्कल। और मॉक्स तो गेम चेंजर है, मैं बोलूँगा ऋतिक भाई कि मॉक्स आप देना शुरू करिए। अगर आप मॉक्स नहीं दे रहे हैं तो सबसे बड़ी गलती है, आपका सिलेक्शन नहीं होगा कभी अगर आप मॉक्स नहीं दे रहे हैं। तो मॉक इज द की, मॉक्स गेम चेंजर है भाई। और वो तो है कंसिस्टेंसी आप लगातार करते रहिए, भले आपका हो रहा है या नहीं हो रहा है। आप देखते हैं कि जब मॉक्स हम पहली बार देते हैं हमारा कम स्कोर होता है, हम बहुत डीमोटिवेटेड हो जाते हैं। मगर आप ये सोचिए कि मेरे पे बन क्या नहीं रहा है, आप उस मॉक में देखिए, कॉपी बनाइए। जितना समय आप मॉक लगाने में दे रहे हैं तो उससे कम मत दीजिए, एनालिसिस में डबल टाइम दीजिए, उससे डबल टाइम जितना दे सकते हैं एनालिसिस में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दीजिए, वहीं आपका स्कोर बढ़ेगा। और लगातार मॉक लगाते रहिए, चाहे आपका स्कोर कुछ भी आए। आप मॉक ही गेम चेंजर है। अगर आप मॉक नहीं दे रहे हैं तो आप सिलेक्शन आपका कभी नहीं होगा, क्योंकि मॉक्स आपको प्रेशर हैंडल करना सिखाता है। मॉक्स आपको ये चीज़ सिखाता है कि भाई कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं नहीं छोड़ने हैं। आपने देखा होगा, हम दोनों एग्जाम दे के आए, क्वालिफाई किए, कि हर एग्जाम में एक ऐसा क्वेश्चन जरूर आता है कि जिसमें बहुत टाइम अपना वेस्ट हो जाता है, हम पैनिक करने लगते हैं। बट गति अवरोधक कहते हैं हम लोग उस क्वेश्चन को, गति अवरोधक। तो मॉक्स हमको ये चीज़ सिखाती है कि क्या छोड़ना है और उसको वापस अपन टैकल कर सकते हैं। पहले अपन इजी क्वेश्चन टारगेट करने के बाद लास्ट में आ सकते हैं, क्योंकि अगर अपन उस क्वेश्चन पे रुक गए ना तो अपना सिलेक्शन वहीं रुक जाता है। जी, इसीलिए हम लोग उस क्वेश्चन को गति अवरोधक बोलते थे। गति अवरोधक बहुत सही आपने नाम दिया, गति अवरोधक। वही है कि आपने भी देखा होगा, अपन एग्जाम देते थे, वो क्वेश्चन आता था,
हमारा मॉक दे के अपन लोगों ने ये चीज सीखी कि वो क्वेश्चन छोड़ना है, और आखिरी में वो क्वेश्चन अपन पे बन जाता था। ऐसा नहीं है कि वो, लेकिन वो उसका फॉर्मेट ऐसा रहता था कि आप उस पे टाइम वेस्ट करोगे ही करोगे, इसलिए उसको अपन को छोड़ के आगे बढ़ना। उसके चक्कर में अपने 4 क्वेश्चन जो छूट जाते हैं, और 1 नंबर से ही सिलेक्शन रुकता है, आपको पता है, पॉइंटों से सिलेक्शन रुका है जी। और लास्ट में कुछ, हाँ वो पैसे वाली बात थी। हाँ बताइए आप बताइए। जो लोग, मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आप पैसे को सोच के आ रहे हैं कि भाई पैसे कमाने को उससे आ रहे हैं, तो गवर्नमेंट जॉब में मत आइए भाई, क्योंकि पैसा नहीं है देखा जाए तो, और गलत तरीके से आप पैसा कमा रहे हैं तो, क्योंकि आज का आप टाइम देख रहे हैं, और मैं चाहे आज का टाइम या कुछ भी हो, गलत तरीके से आप पैसा मत कमाइए। कि आप इसलिए नौकरी करिए, जैसे मैं पटवारी की नौकरी करता हूँ, तो मैं बता रहा हूँ कि जो सुकून मिलता है जब कोई गांव वाला अपन को दुआ देता है, वो पैसे से कहीं बढ़कर है। हाँ। और अगर आपको पैसा ही कमाना है तो आप स्किल डेवलप करिए। हाँ, बहुत सारे रास्ते हैं आज के टाइम में तो बहुत रास्ते हैं कि जब से सोशल मीडिया चली है। हाँ, लेकिन सरकारी जॉब में ये है कि आपकी एक स्टेबल लाइफ हो जाती है, और एक मिडिल क्लास लड़की के लिए सपना होता है सरकारी नौकरी। वो आप भी देख रहे होंगे, जब से आप फॉरेस्ट में आए हैं, ऋतिक भाई के लिए बहुत रिश्ते आ रहे हैं बताना चाहूँगा मैं। तो एक स्तर बढ़ जाता है एक समाज के तौर पे, लोग हम लोग से टिप्स लेते हैं। और जो छोटे भाई बहन है, बाकी जो मैंने सबसे ज़्यादा फील करा है, एक इंस्पिरेशन हो जाते हैं कि आपको ये लोग एक अलग नज़र से देखने से कि हाँ इसने कुछ करा है। कि जब हम प्रिपरेशन करते थे तब लोग बात नहीं करते थे, आज लोग आके बात करते हैं, आज पूछते हैं। और बाकी एक बात है जो बहुत सारे स्टूडेंट से स्टूडेंट ने हमसे पूछा है, लाइक चलिए यार, चलो ठीक है, चलो।